Good morning, student. In this video lecture, we will see binomial distribution. This is spatial probability distribution, first spatial probability distribution. So let's see the definition of binomial distribution. Consider a random variable, consider a random experiment with only two possible outcomes, success and failure. एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हमको सपोज करना है जिसमें दो ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो फेलवर यानी सक्सेस होगा या तो फेलवर होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक कॉइन को अगर आप टॉस कर दें तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है। अगर आपने हेड बोले तो या तो आप सक्सेस होगी या तो फिर फेल हो जाएगी, राइट है। लेट पी डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इसमें हम जो है पी जो है स्मॉल पी को डिनोट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का, राइट है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। अब यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो सक्सेस होगा या तो फेलवर होगा। अगर मैंने पी को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सपोज कर लिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलवर क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी हो जाएगा, राइट है। टोटल प्रोबेबिलिटी में से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलवर आ जाएगा, राइट है। तो देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू, तो मैंने क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलवर, राइट है। तो क्यू क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलवर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू जो है वो 1 माइनस पी के बराबर होगी, ठीक है। सपोज दैट एक्सपेरिमेंट रिपीटेड एन टाइम्स। अब ये एक्सपेरिमेंट को, जैसे एक कॉइन को अगर आप टॉस कर रहे हैं तो कितने बार रिपीट कर रहे हैं? इसमें एन टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, राइट है। एंड एक्स डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल। और एक्स जो है, कैपिटल एक्स जो है वो रैंडम वेरिएबल है। जो हमने अभी पढ़े हैं रैंडम वेरिएबल के बारे में, बहुत सारे पढ़े हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, राइट है। तो यहाँ पे एक्स जो है वो रैंडम वेरिएबल है और एन denote the number of success in n trial. Hence, x can takes value 0, 1, 2, 3 dash dash n। देखो एक कॉइन को अगर n टाइम टॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या हो जाएगी सक्सेस की? ये हो सकता है कि जितने बार आप टॉस करें, जैसे n टाइम्स अगर टॉस करें तो n टाइम्स जो है आप फेल हो जाए, मतलब 0 सक्सेस मिले आपको, राइट है। ये हो सकता है कि n टाइम टॉस करने पर एक बार आपको सक्सेस मिले, 2 बार सक्सेस मिले, 3 बार सक्सेस मिले, या ये हो सकता है कि पूरे n के n टाइम्स आपको सक्सेस मिले। तो x जो है वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है? अगर आप n टाइम्स अगर टॉस कर रहे हैं, n टाइम्स अगर ट्रायल कर रहे हैं तो n पॉसिबिलिटी, 0 से लेके n पॉसिबिलिटी, मतलब n+1 पॉसिबिलिटी हो जाएगी सक्सेस होने की, राइट है। तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर सक्सेस। अब हमको क्या करना है इन जनरल? यहाँ पे तो मैंने बताया आपको पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी। x की पॉसिबिलिटी हो गई n+1 पॉसिबिलिटी होगी 0 से लेके n तक, अगर n ट्रायल ले रहे हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है एग्जैक्टली आर। इन जनरल आर सक्सेस मिलेगी इन एन ट्रायल इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जो इस तरह से रहेगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर। देखो ये एक्स इज इक्वल टू आर क्या डिनोट कर रहा है? आपको आर सक्सेस मिल रहे हैं एन ट्रायल के अंदर, आपको आर सक्सेस मिल रहे हैं। आर एक कोई जनरल नंबर है, आर की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ये आपको क्वेश्चन में बताएगा कि आप इतने सक्सेस कैलकुलेट करो, 0 सक्सेस कैलकुलेट करो, 1 सक्सेस कैलकुलेट करो, राइट है। तो ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो आर सक्सेस कैलकुलेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एन सी आर पी रेस टू पावर आर क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर। ये जो एन है ये कॉम्बिनेशन, एन सी आर जो है वो कॉम्बिनेशन वाला है, राइट है। एन सी आर पी रेस टू पावर आर क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर। तो ये पी क्या है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है आपको। पी क्या है? एक ट्रायल के लिए प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, राइट है। और क्यू क्या है? एक ट्रायल के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलवर है, राइट है। जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे, पी जो है वो क्या डिनोट कर रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोट कर रहा है, राइट है। दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड बाइनोमियल और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। इसी प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं? जो रिजल्ट लिख रहा है इसी प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट है। अब एग्जाम्पल में आपके और भी ज़्यादा क्लियर होगा, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग एटलीस्ट 6 आउट ऑफ 10 आंसर ऑन अ ट्रू फॉल्स एग्जामिनेशन। तो एक एग्जामिनेशन है जिसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन पूछे हैं और 10 क्वेश्चन कैसे है, उसके जो आंसर आपको देना है ट्रू फॉल्स, या तो ट्रू या तो फॉल्स। यानी आपके पास क्या है? दो ही चॉइस है, या तो आप सक्सेस होंगे अगर आपका आंसर ट्रू होगा तो, या तो आप फेल हो जाएंगे अगर आपका आंसर फॉल्स रहेगा। तो दो ही चॉइस है आपके पास, राइट है। तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करना है? एटलीस्ट 6, यानी 10 में से एटलीस्ट 6 आंसर आपके करेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पी कैलकुलेट करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल। सिंगल ट्रायल, यहाँ पे सिंगल ट्रायल किसको बोला है? यहाँ पे जो सिंगल ट्रायल होगा वो एक क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन आपका ट्रू होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। या तो आप फेल हो जाएगी या तो पास हो जाएगी, राइट है।
फेल होंगे, पास होंगे मतलब 50%, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। अगर आप सीक्वेंस से जाएगी, जैसा हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, तो सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सैंपल स्पेस ऐसा होगा कि आपका आंसर जो है वो ट्रू हो सकता, आपका आंसर जो है वो फॉल्स हो सकता। तो एन ऑफ एस कितना हो गया, अगर आप जिस तरह से प्रोबेबिलिटी का मेथड है, प्रोबेबिलिटीज के मेथड से अगर कैलकुलेट करेंगे तो वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2 आ गया। उसके बाद आप आपका जो एक्सपेक्टेशन है कि आंसर जो है वो ट्रू आना चाहिए, मतलब इसके अंदर टी रहेगा, यानी एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, राइट है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होती है, एन ऑफ ए की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस की वैल्यू 2, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2। तो ये पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली बता सकते हैं एक क्वेश्चन के लिए सक्सेस, यानी एक क्वेश्चन का ट्रू होने के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी 50% है, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, यानी पी इज इक्वल टू 1/2 आंसर आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आप कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मतलब क्यू की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस पी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये पी की वैल्यू 1/2 रखा मैंने, तो आंसर 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू वापस 1/2 आ गया। अब एन नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रायल है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 10 है। तो नंबर ऑफ ट्रायल एन इज इक्वल टू 10 हो गया है, राइट है। अब हमको यहाँ पे यूज क्या करना है, हमको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एन सी आर पी रेस्ट टू पावर आर क्यू रेस्ट टू पावर एन माइनस आर। देखो p इज इक्वल टू 1/2 आया, मैं यहाँ p की वैल्यू 1/2 रखूंगा, q की वैल्यू भी 1/2 है, q की वैल्यू भी 1/2 रखूंगा, n की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई। अब मुझे r कैलकुलेट करके बताना है, r क्या है। तो r जो है, r क्या है, आपका नंबर ऑफ सक्सेस है। तो आपको कितने सक्सेस कैलकुलेट करने के लिए बताया, एटलीस्ट 6। तो देखो एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है, एटलीस्ट मतलब कम से कम 6 आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो मैथमेटिकली मैं इसको एटलीस्ट 6 को कैसे लिखूंगा, आर की वैल्यू जो है मैं ऐसे लिखूंगा, एटलीस्ट 6, एटलीस्ट 6 मतलब आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, राइट है, कम से कम 6, राइट है, एटलीस्ट 6 मतलब कम से कम 6। और मैक्सिमम मैक्सिमम 10 भी हो सकते हैं। मतलब आर एटलीस्ट 6 का मीनिंग क्या हुआ, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो आप ये ध्यान रख लो, ये वर्ड का ये जो एटलीस्ट है, एटलीस्ट का मीनिंग आप याद रख लो, एटलीस्ट का मीनिंग होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वर्ड में कंफ्यूज होता है। एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू। और एक और वर्ड आता है एटमोस्ट, राइट, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट। एटमोस्ट का मीनिंग आप याद रखेंगे लेस देन और इक्वल टू, राइट है। तो एटलीस्ट जब भी आया मतलब आर ग्रेटर देन और इक्वल टू, एटमोस्ट जब भी आया मतलब आर लेस देन और इक्वल टू, राइट है। तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, we have to find probability of guessing at least 6 answer. At least 6 answer means r greater than or equal to 6। r greater than or equal to 6 मतलब देखो यहाँ पे जो है n जो है नंबर ऑफ ट्रायल आपकी जो है वो कितने हैं, n 10 है, राइट है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना, 10 का मतलब ये है कि आपको सक्सेस क्या क्या हो सकता, ये हो सकता है कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो मतलब ट्रू ना हो, सारे के सारे फॉल्स हो जाए, मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि आपको जो है जीरो सक्सेस मिले। ये हो सकता है आपका एक क्वेश्चन ट्रू हो, ये हो सकता है आपके 2 क्वेश्चन ट्रू हो, ये हो सकता है 3 क्वेश्चन ट्रू हो, ये हो सकता है 4 क्वेश्चन ट्रू हो। मतलब टोटल पॉसिबिलिटी क्या है आपकी सक्सेस होने की, टोटल पॉसिबिलिटी है सक्सेस होने की आपकी 0 से लेकर 10 तक। 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 0 से लेकर 10 तक ये एन की वैल्यू हो जाएगी, एन की टोटल वैल्यू हो जाएगी। और उसमें से आपको जो है वो आर ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब आर की वैल्यू क्या क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मतलब आर की वैल्यू क्या क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। मतलब आपके 6 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, 7 हो सकते, करेक्ट हो सकते, 8 करेक्ट हो सकते, 9 करेक्ट हो सकते और 10 भी करेक्ट हो सकते। ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी आ गई है आर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में। तो ध्यान रखना, ये जो आर की वैल्यू होती है ये एन की वैल्यू में से होती है, राइट है। एन क्या है, एन अगर आपका 10 है मतलब एन की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 10 है। एन की वैल्यू अगर 100 है मतलब एन की टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, एन की टोटल पॉसिबिलिटी 0 से लेकर 100 हो जाएगी अगर एन की वैल्यू 100 है। तो एन की वैल्यू अगर 1000 है तो एन की वैल्यू 1000 है मतलब एन की टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, एन की टोटल पॉसिबिलिटी 0 से लेकर 1000 है अगर एन इज इक्वल टू आपको 1000 दिया है तो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और आर जो है, आर ये एन में से ही रहेगा। तो आर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मतलब 6 से लेकर 10 तक पूरी वैल्यूज। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करना है आर ग्रेटर देन इक्वल टू 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 कैलकुलेट करना है, जो कि हो जाएगा इक्वल टू पी ऑफ आर ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 6 प्लस पी ऑफ आर इज इक्वल टू 7 प्लस पी ऑफ आर इज इक्वल टू 8 प्लस पी ऑफ आर इज इक्वल टू 9 प्लस पी ऑफ आर इज इक्वल टू 10।
ठीक है। ये सारी वैल्यू जो है वो मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में रखूँगा, ये मैंने रख दिया हूँ। ठीक है, ये मैं सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसा है, ये जो पहला वाला दिख रहा है आपको, यहाँ पे आर की वैल्यू 6 रखी है। ये जो दूसरा दिख रहा है इसमें आर की वैल्यू 7 रखी है। ये थर्ड नंबर का आर की वैल्यू 8 है, आर की वैल्यू 9 है, आर की वैल्यू 10 है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एन की वैल्यू है, ये एन सी आर, ये आर यहाँ पे 6 है, और ये पी की वैल्यू है 1/2 रेस्ट टू पावर आर। ठीक है, और ये क्यू की वैल्यू है 1/2 रेस्ट टू पावर एन माइनस आर। राइट है, तो उसी तरह से यहाँ पे आर की वैल्यू 7 है, पी क्यू एन तो कॉमन रहेगा, बस आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी। यहाँ पे आर की वैल्यू 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है। राइट है, अब इसको आप कैलकुलेट करो, आप चाहे तो इसको जो है पूरा का पूरा कैलसी में रखो और एक साथ आंसर लिख लो, ऐसा भी चलेगा, या फिर आप ये ऐसा करो कि सेपरेट सेपरेट सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो मैंने थोड़ा सा सेपरेट सॉल्व किया हूँ। यहाँ पे क्या होगा आपका, ये यहाँ पे 1/2 है, 1/2 की पावर 6 है, और 1/2 की पावर 10 - 6 है। तो बेस अगर सेम है तो पावर में एडिशन हो जाएगा, ये पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/2 रेस्ट टू पावर 10। और ये 10c6 जो है वो कैल्सियम में डायरेक्टली आ जाता है, आप इस तरह से कैल्सियम में टाइप करना 10, और उसके बाद में जो है डिवाइड, शिफ्ट की दबा के डिवाइड का बटन क्लिक करना, तो सी आ जाएगा। राइट है, शिफ्ट की दबा के डिवाइड, और उसके बाद 6 टाइप कर लेना, और उसके बाद इक्वल टू टाइप कर लेना, तो आपको सीधे आंसर 210 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप कैलसी से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे ये 10c7 की वैल्यू 120 होगी, और ये 7 1/2 रेस्ट टू पावर 7, और ये -7 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 रेस्ट टू पावर 10 बाकी रहेगा, और यहाँ पे जो है वो 8 है, सॉरी ये आर 8 है तो ये 8 रहेगा। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना, तो ये हो गया आपका 8, और ये -8 कैंसिल हुआ, और ये 10c8 की वैल्यू 10 हो गई, और ये 1/2 रेस्ट टू पावर 10 बाकी रहेगा। यहाँ से 1/2 रेस्ट टू पावर 9, और ये -9 कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 रेस्ट टू पावर 10 बाकी रहेगा, और 10c9 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, देखो क्या, सॉरी ये जो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 10c6 ये हो गया, 10c7 ये हो गया, 10c8 ये हो गया है, 10c9 ये हो गया है, और ये 10c10 की वैल्यू है। ठीक है, तो सभी जगह से 1/2 रेस्ट टू पावर 10 जो है वो कॉमन है, 1/2 रेस्ट टू पावर 10 को कॉमन ले लिया, और ये सबकी एडिशन कर दिया, 210 प्लस 120 प्लस 45 प्लस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 386। आप चाहे तो इस सारा कैलसी में रखो और एक ही बारी में आंसर लिख लो, डेसिमल में भी आंसर आप लिख सकते हैं। तो 1/2 रेस्ट टू पावर 10 की वैल्यू 2 रेस्ट टू पावर 10 इज इक्वल टू होगा 1024, और ये न्यूमरेटर में 386। अब इसको कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 193/512। तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया है। ठीक है, चाहे तो पूरा कैल्सियम रखो और एक साथ में डेसिमल में भी आंसर लिख सकते हैं, 4 डेसिमल प्लेस तक के आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, आउट ऑफ 800 फैमिलीज विथ 8 चिल्ड्रन ईच, हाउ मेनी वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव? 3 बॉयज 5 गर्ल्स, आइदर 2 और 3 बॉयज। ठीक है, देखो 800 फैमिलीज का हमको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशंस करना है, और हर फैमिली को जो है वो कितने चिल्ड्रंस है, 5 चिल्ड्रन है। तो हम क्या करेंगे, एक फैमिली के लिए कैलकुलेशंस करेंगे, एक फैमिली के लिए कैलकुलेशन करेंगे, और लास्ट में जो है उसको 800 से क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो हम एक फैमिली के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। एक फैमिली में कितने चिल्ड्रन है, एक फैमिली के अंदर है 5 चिल्ड्रन। ठीक है, एक फैमिली में 5 चिल्ड्रन है, बराबर है। अब ये तो एन की वैल्यू हो गई 5 चिल्ड्रन, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल मतलब चिल्ड्रन होगी। राइट है, तो एन इज इक्वल टू 5 हो गया। अब हमको पी कैलकुलेट करना है, तो पी जो है वो क्या होगा, पी इज इक्वल टू यहाँ पे एक ट्रायल मतलब एक चिल्ड्रन, एक चाइल्ड के लिए आपको कैलकुलेशन करना है, एक चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी, यानी जो पहला चाइल्ड है, वन चाइल्ड जो है वो बॉयज होगा या गर्ल्स होगा। तो देखो बॉयज होगा या तो गर्ल्स होगा, 50-50% प्रोबेबिलिटी रहेगी, मतलब पी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना रहेगा, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल पी इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आप जो है यहाँ पे सक्सेस का मतलब बॉयज ले लो या फिर गर्ल्स ले लो, दोनों भी अगर लेंगे तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम रहेंगी। राइट है, अगर एक चाइल्ड के लिए अगर आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो एक चाइल्ड बॉयज होना चाहिए, तो ये आपका सक्सेस है वो बॉयज होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 1/2।
या फिर अगर आप गर्ल्स, एक चाइल्ड जो है वो गर्ल होना चाहिए, उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेंगी 1/2, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है 50-50% रहेगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मतलब क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 - p, 1 - p मतलब 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। अब n मतलब एक फैमिली में कितने चिल्ड्रन है, टोटल 5 चिल्ड्रन है, राइट है, तो 5 ट्रायल हो जाएगी। नंबर ऑफ ट्रायल मतलब n मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ चाइल्ड है, एक फैमिली में 5 चिल्ड्रन। ठीक है। तो हमको यहाँ पे यूज करना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज p ऑफ x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू NCR p रेस्ट टू पावर r q रेस्ट टू पावर n माइनस r। तो यहाँ पे p की वैल्यू 1/2 रखेंगे, q की वैल्यू 1/2 रखेंगे, n की वैल्यू 5 है, और आर हमको ये दिया है एक एक क्वेश्चन के अंदर। देखो पहले क्वेश्चन के अंदर 3 बॉयज होना चाहिए, 3 बॉयज होना चाहिए मतलब आर इज इक्वल टू एग्जैक्टली 3। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में आर इज 5 गर्ल्स होना चाहिए मतलब आर इज इक्वल टू 5 हो गया। आइदर 2 और 3 मतलब आर की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू 3 रहेंगी। ठीक है। तो 1 बाय 1 हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3 boys, that is we have to find probability that one family to have 3 boys। तो हमको किसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है कि एक फैमिली जो है वो में कितने 5 चिल्ड्रन में से 3 बॉयज होना चाहिए, राइट है। तो आर इज इक्वल टू 3 हो गया है। ठीक है। अभी रख दिया हूँ मैंने पी ऑफ आर इज इक्वल टू 3, तो एन की वैल्यू ये देखो 5 रखे है, आर की वैल्यू 3 रखी है, ये पी की वैल्यू है, रेस्ट टू पावर आर है, आर की वैल्यू 3 है, और ये है आपका क्यू की वैल्यू, और ये एन माइनस आर हो गया। ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये 1/2 रेस्ट टू पावर, देखो 1/2 रेस्ट टू पावर 3 और 1/2 रेस्ट टू पावर -3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 5c3 की वैल्यू, 5c3 की वैल्यू होती है 10। आप कैलसियम में 5, उसके बाद शिफ्ट डिवाइड क्लिक करेंगे तो सी आ जाएगा, फिर 3 टाइप करेंगे और फिर इक्वल टू, तो फिर ये आंसर आ जाएगा आपका 5c3 का 10। और यहाँ पे 1/2 रेस्ट टू पावर 5 बचा, 1/2 रेस्ट टू पावर 5 मतलब 1/32 बचेगा। ठीक है। तो इसको कैंसिल करें 2 से, तो ये हो गया 5/16। तो देखो ये प्रोबेबिलिटी आ गई, एक फैमिली में 3 बॉयज होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/16 है एक फैमिली के लिए। ऐसे हमारे पास कितनी फैमिली है, 800 फैमिलीज है। तो 800 फैमिलीज के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी को हम क्या करेंगे, 800 से मल्टीपल दे देंगे। तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग एग्जैक्टली 3 बॉयज इज इक्वल टू 800 इंटू 5/16। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 250। तो 800 में से 250 फैमिली जो है वो 3 बॉयज रखेंगे। ठीक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 5 गर्ल्स, जो 5 चिल्ड्रन है, पांचों के पांचों जो है वो गर्ल्स होना चाहिए। तो वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट वन फैमिली टू हैव 5 गर्ल्स, मतलब आर की वैल्यू दिया है आपको, आर इज इक्वल टू है 5। ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 5 रख दिया हमने। देखो आर इज इक्वल टू 5, ये एन तो कॉमन ही रहेगा, पी भी वही है, क्यू भी वही है, सिर्फ यहाँ पे आर है, आर की वैल्यू 5, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, ये 5 - 5 0, और 1/2 रेस्ट टू पावर 0 1 होता है, ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 5c5 जो है वो 1 होता है, और ये 1/2 रेस्ट टू पावर 5 मतलब 1/32, यानी कितना आंसर आ गया आपके पास 1/32। ये एक फैमिली के लिए कैलकुलेशन है। एक फैमिली के अंदर अगर 5 के 5 अगर गर्ल्स होंगी तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/32 है। ठीक है। तो हमारे पास 800 फैमिलीज है, तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग एग्जैक्टली 5 गर्ल्स आउट ऑफ 800 फैमिलीज इज इक्वल टू 800 इंटू 1/32। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25। ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास आइदर 2 और 3 बॉयज। ठीक है। तो आइदर 2 और 3 बॉयज मतलब आर की वैल्यू 2 या 3 रहेगी, मतलब पी ऑफ आर इज इक्वल टू 2 और आर इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ऑफ आर इज इक्वल टू 2 प्लस पी ऑफ आर इज इक्वल टू 3। तो पी ऑफ आर इज इक्वल टू 2 और आर इज इक्वल टू 3 का जो कैलकुलेशन आएगा दोनों को ऐड कर देंगे, राइट है। तो देखो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास पी ऑफ आर इज इक्वल टू 2 के लिए, और पी ऑफ आर इज इक्वल टू 3 के लिए तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका आंसर जो है वो 5/16। तो ये डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लगा दिया 5/16। और पी ऑफ आर इज इक्वल टू 2 के लिए देखो ये आर की वैल्यू लगा है, यहाँ पे ये आर की वैल्यू है, राइट है, ये आर की वैल्यू है। बाकी पी क्यू एन तो कॉमन रहेगा, वही चलेगा, राइट है। 1/2 रेस्ट टू पावर 2 और ये 1/2 रेस्ट टू पावर -2 ये कैंसिल हो गया है। और 5c2 की वैल्यू, 5c2 की वैल्यू ये 10 है, और यहाँ से 1/2 रेस्ट टू पावर 5 ये 1/32 हो गया, प्लस ये 5/16 एज इट इज है। अब इसको कैलकुलेट करें हमने तो ये हो गया आपका 5/8। तो ये एक फैमिली के लिए प्रोबेबिलिटी होगी। हमारे को 800 फैमिलीज़ के लिए कैलकुलेशन करना है, तो ये 800 फैमिलीज़ के लिए हमने उसको 800 से मल्टीपल कर दिए, तो ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम,
क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 at least once in the 3 tosses of a pair of fair die। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या दिया है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 7। जो डाइज होती है, जो डाई होता है, हम जिसके ऊपर 6 नंबर होते हैं, तो वो डाई को हमको, वो डाई के पेयर को, मतलब दो दो डाई को कितने बार टॉस करना है, थ्री टाइम्स टॉस करना है, मतलब एन इज इक्वल टू 3 हो गया, 3 ट्रायल करना है हमारे को, राइट है। एन की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास, 3 ट्रायल करना है, एन इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास सक्सेस क्या कैलकुलेट करना है कि हमको उसको 3 बार टॉस करके हमारे को क्या करना है कि गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 एट लीस्ट वंस, यानी कम से कम एक बार जो है वो दोनों डाई के ऊपर जो भी रिजल्ट आ रहा है उनका जो एडिशन है वो 7 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 ट्रायल के बदले हम जो पी कैलकुलेट करते हैं, पी किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, एक ट्रायल के लिए। तो दो डाई को अगर मैं एक बार टॉस करूंगा तो पी क्या बनेगा, राइट है। हमारा सक्सेस क्या है, हमारा सक्सेस है 7 आना चाहिए, दोनों का एडिशन 7 आना चाहिए। तो देखो एक डाई को, एक पेयर ऑफ डाई को अगर मैं 2 बार टॉस करूंगा तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, ये पता है आपको, सैंपल स्पेस ये बनेगा। ये हो सकता है कि वो दोनों डाई के ऊपर जो है वो 1 1 आए, 1 2 आए, 1 3 आए, 1 4 आए, 1 5 1 6, या फिर ये सारी पॉसिबिलिटी टोटल कितने होते हैं, ये 36 होते हैं। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, ये एन ऑफ एस की वैल्यू 36, राइट है, 36 पॉसिबिलिटी। और उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, दोनों का रिजल्ट जो है वो 7 आना चाहिए, मतलब दोनों डाई के ऊपर जो रिजल्ट आ रहे हैं उनका एडिशन 7 आना चाहिए। तो देखो एडिशन 7 वाले कितने ब्रैकेट है, 6 + 1, 5 + 2, 4 + 3, 3 + 4, 2 + 5, 1 + 6, मतलब ये जो इस तरह से दिख रहे हैं ये सब ब्रैकेट की एडिशन जो है वो कितनी है, 7 है। तो कितने ब्रैकेट है, 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 6 हो गया, एन ऑफ ए इज इक्वल टू तुम्हारी एक्सपेक्टेशन जो है वो कितनी हो गई, 6 हो गई। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी एन ऑफ ए मतलब 6 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, तो एक बार अगर ये हमको तो 3 बार टॉस करना है, लेकिन हम P क्या कैलकुलेट करते हैं, P जो है वो एक ट्रायल के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल, P इज इक्वल टू 6/36, 6/36 मतलब 1/6। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। और Q जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना हो जाएगा, 1 - P, 1 - P इज इक्वल टू 1 - 1/6 इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, एन तो मैंने स्टार्टिंग में बताया हमको कितने ट्रायल करना है, 3 ट्रायल करना है, तो एन इज इक्वल टू 3 हो गया है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे यूज़ करना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो एन की वैल्यू 3 याद रखना, पी की वैल्यू 1/6 हमको पुट करना है, और क्यू की वैल्यू हमको 5/6 पुट करना है, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पुट करूँगा। ठीक है, तो ये मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस हमको यूज़ करना है। अब आर कैलकुलेट करेंगे, आर कैलकुलेट करने के लिए हमको देखो क्या बताया, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 एटलीस्ट वंस, राइट है। देखो एटलीस्ट का मीनिंग मैंने बताया था आपको, एटलीस्ट वंस 7 चाहिए हमारे को, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार चाहिए। मतलब आर एटलीस्ट का मीनिंग क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब हमारे को कितने सक्सेस चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 सक्सेस चाहिए, राइट है। तो देयरफॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, देखो एन की वैल्यू क्या आ गया, एन इज इक्वल टू 3 दिया है, एन इज इक्वल टू 3 दिया है, मतलब कितने सक्सेस हो सकते हैं आपके पास, 3 ट्रायल करना है। ये हो सकता है आपको एक भी सक्सेस ना मिले, ये हो सकता है एक सक्सेस मिले, ये हो सकता है 2 सक्सेस मिले, ये हो सकता है 3 सक्सेस मिले, राइट है। एन की वैल्यू 3 है तो एन की टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 1 2 3। और आर क्या है, आर इसमें आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब 1 सक्सेस हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता, मतलब आर की 3 वैल्यू हो गई यहाँ पे, 1 2 3। ठीक है, तो दैट इज आर इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो देखो आर ने जो है एन की 4 वैल्यू में से 3 वैल्यू ले लिया है, राइट है, सिर्फ एक वैल्यू छूटी है। तो अगर हम डायरेक्ट सीधा सीधा कैलकुलेशन करेंगे, मतलब 1 2 3 पर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमको 3 कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम अपोजिट वाला कैलकुलेशन करते हैं। देखो टोटल पॉसिबिलिटी जो है वो 1 होती है, ये तो आपको पता है। अगर मैं सीधा कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा पी ऑफ 1, मतलब पी ऑफ आर इज इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, प्लस पी ऑफ आर इज इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, प्लस पी ऑफ आर इज इक्वल टू 3 के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये मेरा जो है वो कैलकुलेशन होगा, 3 बार 3 टर्म्स मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जो एन की वैल्यू छूटी है वो सिर्फ एक है, 0, राइट है। तो मैं अपोजिट कैलकुलेशन करूंगा, अपोजिट कैलकुलेशन मतलब मुझे जो ये मेरा जो है वो सक्सेस हो गया है। अब मैं अपोजिट कैलकुलेशन कैसे करूंगा, टोटल पॉसिबिलिटी में से, टोटल पॉसिबिलिटी में से जो छूट गया है पी ऑफ 0,
उसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो इसका जो आंसर आएगा 1 माइनस पी ऑफ जीरो का, इसका जो आंसर आएगा वही आंसर सेम जो है वो इसका आंसर आएगा, राइट है। तो ध्यान रखना आप कि कैलकुलेशन आर की वैल्यू जो है वो टोटल 3 वैल्यू हो गई यहाँ पे, और छोटी वाली वैल्यू एन की जो छोटी वाली वैल्यू वो 0 एक ही है, यहाँ पे एक ही कैलकुलेशन होगा। तो हम उल्टा कैलकुलेशन करेंगे, 1 में से जो छूट गई वैल्यू उसका कैलकुलेशन करेंगे। मतलब पी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सिर्फ एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अगर सीधे सीधे जाते तो 3 कैलकुलेशन करना पड़ता है, राइट है। तो वही बात होगी यहाँ पे, इसका आंसर और इसका आंसर जो है वो एक ही आएगा, राइट है। तो देखो अब मैं यहाँ पे पी ऑफ आर इज इक्वल टू 0 के लिए रख दिए, ये एन की वैल्यू 3 है, आर 0 रखे, आर 0 रखे, ये पी की वैल्यू है और ये क्यू की वैल्यू है, ये एन माइनस आर है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 1 छूट गया यहाँ से। तो ये 5/6 रेस्ट टू पावर 3 कैलकुलेट कर लेते, 1 एज इट इज है, 3c0 की वैल्यू, और ये पूरा कैलकुलेशन एक साथ अगर ब्रैकेट में रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3c0 भी 1 होता है और ये भी 1 हो गया आपका। 5/6 रेस्ट टू पावर 3 की वैल्यू हो गई 125/216। आप चाहे तो ये पूरा का पूरा ये पूरा एक साथ कैलसी में रखो और जो आंसर आता है वो आंसर लिख दो, ऐसा भी कर सकते हैं, राइट है। और फिर मैंने इसको क्रॉस मल्टीपल किया तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया है। अगर मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करता हूँ जो आर की वैल्यू है, एग्जैक्टली जो आर की वैल्यू आई है, तो मेरे को 3 कैलकुलेशन करना पड़ता, और मैं अपोजिट में देख रहा हूँ जो छूट गई वैल्यू वो एक ही वैल्यू है, तो मैं ऐसे कैलकुलेशन करूँगा 1 माइनस और जो भी वैल्यू छूट गई है वो लगा के, तो कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 20% ऑफ बोर्ड्स produced by a machine are defective, then determine the probability that out of 4 bolts drawn, 1 is defective, at the most 2 are defective, ठीक है। देखो हमारे पास क्या क्या दिया है, 20% बोल्ट जो है वो किसी मशीन से बनने वाले जो 20% बोल्ट है वो डिफेक्टिव हो जाते हैं, राइट है। तो हमको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, अगर वो मशीन 4 बोल्ट बनाती है, 4 बोल्ट बनाती है मतलब हमारे पास दिया है ट्रायल, मतलब एन इज इक्वल टू हमारे पास 4 दे दिया है, राइट। एन की वैल्यू 4 आ गई, 4 बोर्ड्स के लिए हमारे को कैलकुलेशन करना है, मतलब 4 ट्रायल के लिए। अब मैं एक ट्रायल के लिए कैलकुलेशन करूंगा, यहाँ पे जो परसेंट दिया है, देखो जब भी परसेंट दिया रहता है ना, परसेंट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी होता है, राइट है। तो प्रोबेबिलिटी दिया है आपको p इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इन अ सिंगल ट्रायल, p इज इक्वल टू दिया है 20%। तो सीधे सीधे हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को 20% ले लेंगे। 20% का मतलब होता है 20/100, 20/100 मतलब 0.2, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में आपको परसेंट दिया है तो परसेंट का मतलब ही प्रोबेबिलिटी होता है, तो p की वैल्यू सीधे वो परसेंट ले लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद q इज इक्वल टू 1 माइनस पी होगा, p की वैल्यू लगाए 0.2, 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8 हो जाएगा, ठीक है। अब n जो है वो नंबर ऑफ बोर्ड्स हमारे पास 4 है, तो n इज इक्वल टू 4 हो गया। हमको यहाँ पे यूज करना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमने लिख दी, p ऑफ x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू एन सी आर पी रेस टू पावर आर क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर। अब हमको r कैलकुलेट करना है, तो दो अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं हमारे पास। सक्सेस क्या है, पहला है 1 इज डिफेक्टिव, मतलब जो भी बोर्ड बन रहे हैं वो 1 डिफेक्टिव होना चाहिए, यानी r की वैल्यू सीधी सीधी 1 दे दी है, राइट है। तो ये हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 1 इज डिफेक्टिव देयरफॉर r इज इक्वल टू 1, तो सीधे वैल्यू रखेंगे, r की वैल्यू 1, ये n, ये r, ये p रेस टू पावर r, ये q और ये n माइनस आर, और इसको कैल्सी में रखेंगे, और कैल्सी में रखने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 0.4096। तो ये इसका आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है एट द मोस्ट 2 आर डिफेक्टिव। देखो एट द मोस्ट का मीनिंग मैंने बताया था आपको, एट द मोस्ट मतलब आर है हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेस, और नंबर ऑफ सक्सेस कितने हैं, एट द मोस्ट 2, एट द मोस्ट 2, एट द मोस्ट 2 मतलब लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है। एट द मोस्ट मतलब लेस देन और इक्वल टू। अब ये लेस देन और इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 4 दिया है, मतलब टोटल चॉइसेस क्या है आपके पास n के लिए, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 3 4, राइट है। अब लेस देन और इक्वल टू 2 में क्या क्या आ गया, लेस देन और इक्वल टू 2 के अंदर 0 1 2 0 1 2 तीन वैल्यू आ गई, देखो तीन वैल्यू आ गई आपके पास, राइट है, तीन वैल्यू, राइट है, 3 वैल्यू, और छूट गई कितनी, 2 वैल्यू। तो हम अपोजिट कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे तो 0 1 2 तीन कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और अपोजिट कैलकुलेशन अगर करेंगे तो हमको 3 और 4 पे 2 ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दैट इज r इज इक्वल टू 0 1 2। तो मैं कैसे करूंगा, अपोजिट कैलकुलेशन करूंगा, 1 माइनस जो छूट गए, p ऑफ r इज इक्वल टू 3 प्लस p ऑफ r इज इक्वल टू 4। अगर मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन करता तो मुझे जो है वो क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ता, तीन कैलकुलेशन करना पड़ता, p ऑफ r इज इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ r इज इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ r इज इक्वल टू 2
ये 3 कैलकुलेशंस हो जाते हैं, राइट है। तो हमको अपोजिट में जो है वो कम वैल्यू दिख रही है, इसलिए मैंने 1 माइनस करके अपोजिट लगा दिया, राइट है। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो 3 है और यहाँ आर की वैल्यू 4 है, ठीक है। बाकी सब एज इट इज है, एन वही है, पी वही है, क्यू वही है, राइट है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म के अंदर आर की वैल्यू 3, सेकंड टर्म के अंदर आर की वैल्यू 4। अब इसको अंदर सीधा सीधा कैल्सी में डालो और आंसर निकालो। आंसर है 0.9728। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो देखो, दो ही क्वेश्चन दिए थे इसमें, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हमने कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क सॉल्व करने हैं और इसमें अगर डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे को पूछना है। बहुत आसान क्वेश्चन है और आसानी से आप इसको सभी को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको डाउट्स आते हैं तो डाउट्स आप मेरे से पूछना है सभी को, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाए। डाउट्स आप व्हाट्सएप पे पूछो या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। So thank you for watching this video.